नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट जो 13 है, इसमें जितने भी प्रश्नों को रखा गया है, आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर आपको यह स्मरण रखना है कि इस पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट में जो है टॉप 10 प्रश्नों को रखा गया है। तो चलते हैं जो है एकदम क्रमबद्ध तरीके से टॉप 10 प्रश्नों की जो सूची तैयार की गई है, इन सभी प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं, वो यदि चाहते हैं तो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट जो है सभी बातों को आप लोग नोट करते चलेंगे और कमेंट के माध्यम से अपने आंसर का चयन भी करते चलेंगे। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी पहले प्रश्न को देख पा रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 73वीं और 74वीं संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया, आपको बताना है। पहला विकल्प है भाग 10 और भाग 9A, दूसरा विकल्प है भाग 9 और भाग 9A, तीसरा विकल्प है भाग 3 और भाग 10 और चौथा विकल्प है भाग 9 और भाग 10 है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। पहली चीज तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न को जो है हम थोड़ा सा डिटेल करने का प्रयास करते हैं कि यदि जो है इस प्रश्न से कितने प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को समझना है विद्यार्थियों कि जो स्थानीय स्वशासन होता है, इसके बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन ही क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। अब जो स्थानीय स्वशासन है, तो स्थानीय स्वशासन की अंतर्गत देखा जाए तो आपको क्या क्या पढ़ना है। तो स्थानीय स्वशासन की अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? पंचायतें पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है? नगर पालिका पढ़ना है। नगर पालिका। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को समझना है कि स्थानीय स्वशासन की अंतर्गत जो पंचायतें होती हैं, तो पंचायतों को किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था? तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था, इसके तहत जो है पंचायतों को संविधान में दर्जा दिया गया था। और इनको जो है संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है पंचायतों को? तो इनको जो है संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। और भाग 9 में जोड़ा गया है और इसको संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है पंचायतों को? तो संविधान की जो अनुसूची है 11, तो अनुसूची 11 में जो है पंचायतों को जोड़ा गया है। अब यहीं पर थोड़ा हम नगर पालिका के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो नगर पालिका है, तो नगर पालिका को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जो है संविधान में इनको दर्जा दिया गया। और इनका मेंशन जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नगर पालिका का जो मेंशन किया गया है संविधान के भाग 9 का में जो है इनको जोड़ा गया है। और यदि देखा जाए कि जो नगर पालिका का उल्लेख जो है संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो संविधान की जो 12वीं अनुसूची है, इस 12वीं अनुसूची में इनको दर्जा दिया गया है। चलिए, अब हम इसी कड़ी में यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों जो नगर पालिका है, अब नगर पालिका के अंतर्गत देखा जाए और पंचायतों के अंतर्गत देखा जाए तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो है जो 11वीं अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं जो अनुसूची है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में कुल जो है 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में देखा जाए कितने विषय हैं? तो टोटल जो है 18 जो है विषय हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा समझना है कि यदि पंचायतों में आरक्षण की बात किया जाए, तो अर्थात कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता है, तो आरक्षण का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल जो है 243
डी में जो है आरक्षण का गठन किया गया है। डी कहें या इसी को हम कह सकते हैं घा, इसका मेंशन किया गया है। और इसी तरह यदि नगर पालिका में देखा जाए कि जो आरक्षण होता है इसका मेंशन किस में किया गया है, तो आर्टिकल जो है 243 ना में किया गया है। आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। और इसी तरह हम बात करते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग होता है, जो राज्य वित्त आयोग होता है, कहाँ के लिए बोलो? पंचायतों के लिए होता है। थोड़ा सा आप लोग नोट करते चलेंगे। चलिए, तो जो राज्य वित्त आयोग होता है दोस्तों, इसका जो गठन किया गया है 243, और ब्रैकेट में कर लेंगे डी आई, या इसी को कहा जाता है के में गठन किया गया है। और जो नगर पालिका है, तो नगर पालिका के अंतर्गत जो राज्य वित्त आयोग होता है, तो उसका गठन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में किया गया है। चलिए, इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि जो पंचायतें होती हैं, तो पंचायतों में देखा जाए तो जो निर्वाचन आयोग होता है, तो निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका जो गठन किया गया है अनुच्छेद 243 के में किया गया है। और यदि हम बात करते हैं नगर पालिका में आरक्षण का गठन किस में किया गया है, तो आर्टिकल 243 या में किया गया है। तो यहाँ पर एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अर्थात जो पहला प्रश्न पूछा गया था, तो पहले प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 73वें और 74वें संशोधन के अधिनियमों ने निम्नलिखित में से किसको शामिल किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? भाग 9 और भाग 9 ए हो जाएगा। अर्थात आपका राइट आंसर क्या होगा? ए जो है विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन पुट आउट किया गया है कि राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सीमित किया गया है? विकल्प पहला है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया गया है। और नेक्स्ट जो विकल्प है इसमें 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया है। और जो नेक्स्ट विकल्प है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया है। और जो नेक्स्ट विकल्प है 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा एक बार हम सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं कि जितने भी विकल्प दिए हैं सभी विकल्पों को हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि और मूल्यांकन के फलस्वरूप राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है कि जो पहला विकल्प दिया है 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो दिया है, तो आपको पहले जानना आवश्यक है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। और इसके तहत जो है क्या किया गया था? तो गोवा जो है, गोवा में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है कितनी निश्चित की गई थी? तो 30 जो है निश्चित कर दी गई थी। और इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो अगला विकल्प है, तो अगले विकल्प में क्या है? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया है। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये कब हुआ था? तो 19 जो है 85 में हुआ था। और इसके तहत जो है दल बदल कानून लाया गया था। और इसका मेंशन जो है संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प बी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की तरफ। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1989 में हुआ था। और इसमें जो है यह बताया गया था कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है पहले 21 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया था। तो वर्तमान में इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसकी आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दी गई है? 18 वर्ष की कर दी गई है। अर्थात विकल्प जो सी है इसका ये हो जाएगा व्याख्या। और 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था। और इसके तहत यह बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में एससी के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय है, वहाँ कोई भी एससी का नहीं है। अर्थात आपने देखा कि 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की ये जो है परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है
जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या पूछा गया है कि पी आई एल से जुड़े व्यक्ति हैं, आपको बताना है। पहला विकल्प दिया है न्यायमूर्ति भगवती, दूसरा विकल्प है न्यायमूर्ति वेंकटचलैया, तीसरा विकल्प है न्यायमूर्ति आर एन मिश्र और चौथा विकल्प है न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ला दिया है। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना यह आवश्यक है कि पी आई एल जो होता है, तो ये पी आई एल होता क्या है। थोड़ा सा आप समझेंगे कि पी आई एल जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। और पी आई एल का मतलब होता है कि गरीब, असहाय और महिलाओं को शीघ्र, सस्ता और सर्वसुलभ न्याय दिलाने के लिए जो है पी एन भगवती और कृष्णा अय्यर की प्रयासों से जो है लोकहितवाद या जनहित याचिका का शुरुआत किया गया था। और इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी, तो 1979 में की गई थी, अर्थात जो है 80 के दशक में की गई थी। इस तरीके से जो है देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प जो पहला है न्यायमूर्ति भगवती दिया है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। पहला विकल्प है नीति आयोग, दूसरा विकल्प है वित्त आयोग, तीसरा विकल्प है लोक लेखा समिति, चौथा विकल्प है राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। तो पहला विकल्प में दिया है नीति आयोग। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि नीति आयोग क्या होता है। तो यहाँ पर आपको समझना यह आवश्यक है कि जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और ये जो नीति आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री जो आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो मोदी के द्वारा जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, तो पीएम ही होता है, प्रधानमंत्री होता है। और यदि हम बात करते हैं कि नीति आयोग में और कितने कितने सदस्यों को जो है शामिल किया गया है, तो नीति आयोग में जो है 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अनुसंधान केंद्रों और जो है विश्वविद्यालयों के विद्वान होते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो 4 पदेन कैबिनेट होते हैं, 4 पदेन कैबिनेट मंत्री होते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो नीति आयोग है ये कैसी संस्था है, तो नीति आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है। अब चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की तरफ। तो अगले विकल्प में दिया है वित्त आयोग दिया है। तो यहाँ पर समझना है आप सभी को, जो वित्त आयोग होता है, तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है, तो आर्टिकल जो है 280 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वह वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है वित्त आयोग का गठन करता है। और इस प्रकार देखा जाए कि वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है और केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले अनुदान की भी सिफारिश करता है वित्त आयोग। और राष्ट्रपति सुदृढ़ वित्त के लिए जो काम आयोग को सौंपेगा वह जो है आयोग कार्य करता है। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो वित्त आयोग जो है एक सलाहकारी संस्था है। और
यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम जो है वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है केसी नियोगी है। और यदि बात किया जाए कि वर्तमान जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अर्थात जो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री एन के सिंह हैं। और एन के सिंह का पूरा नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंद किशोर सिंह हो जाएगा। ये क्या है, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर भी होगा वह क्या हो जाएगा, वित्त आयोग ही होगा, अर्थात विकल्प जो बी दिया है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर अगले विकल्प के रूप में जो है कुछ समितियों के विषय में पूछा गया है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोक लेखा समिति के विषय में पूछा गया है। तो देखिए जो लोक लेखा समिति होती है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसी को ही पीएसी के नाम से भी जाना जाता है। तो लोक लेखा जो समिति होती है, लोक लेखा समिति में जो है कुल 22 मेंबर्स होते हैं। और इन 22 मेंबर्स में से देखा जाए तो लोकसभा से जो है कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। और राज्यसभा से देखा जाए तो जो है 7 मेंबर्स होते हैं। और जब समिति कोई निर्णय लेती है तो ऐसी स्थिति में जो है केवल और केवल जो है लोकसभा के सदस्य ही मतदान करते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यह औपचारिक मात्र के होते हैं। इस तरह से आपने इस प्रश्न की एकदम बेहतरीन तरीका से व्याख्या को देखा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं, तो भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है। विकल्प में दिया है केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल उच्च न्यायालय, सभी न्यायालयों द्वारा, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यहाँ पर विकल्प हैं 4 विकल्पों में से आपने देखा। अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो चीज़ तो आपको यहाँ पे समझना आवश्यक है कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि न्यायिक समीक्षा कहें या इसी को ही क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहा जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा का यहाँ पर तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि संसद या सरकार का कोई कानून संविधान बाह्य है तो न्यायपालिका ऐसे कानून की समीक्षा करके इसे विधि शून्य घोषित कर सकता है, और न्यायालय की इसी शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि संसद कहें या सरकार कहें, कोई ऐसी कानून बनाती है और जो बनाया गया कानून है हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है, तो ऐसे में न्यायालय क्या कर सकती है कि संसद और सरकार द्वारा बनाए गए कानून को समाप्त कर सकती है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में कभी कभार प्रश्न आता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति होती है इसको किसको किसको दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जो है जो है न्यायिक समीक्षा की जो पावर्स है दिया गया है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा का मेंशन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो इनका जो मेंशन किया गया है संविधान के किसी एक आर्टिकल में इनका उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि संविधान के कई सारे आर्टिकल में जो है इनका मेंशन मिलता है। जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने आपको बताया है कि आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 137। तो यहाँ पे आपको समझना आवश्यक है कि आर्टिकल
जो 13 है, तो आर्टिकल 13 में यह बताया गया है कि यदि सरकार की कोई ऐसी विधि जो है किसी मौलिक अधिकार को छीनती है, तो न्यायालय क्या कर सकती है कि उस विधि को जो है समाप्त कर सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है। अब चलते देखते हैं कि जो है आर्टिकल 137 में क्या है, तो न्यायालय क्या कर सकता है कि अपने जो है द्वारा सुनाए गए पूर्व निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करके उसकी निर्णय को क्या कर सकता है, बदल सकता है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो है विकल्प डी आपका राइट आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। और विकल्प में क्या क्या दिया है, पेरिस दिया है, पेरिस दिया है, लंदन दिया है, और न्यूयॉर्क दिया है, और रोम दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन होता है इसका पूरा नाम। और ये जो संगठन है यूनेस्को का, तो यूनेस्को संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की जो है स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है फ्रांस में है, और फ्रांस में कहाँ पर है, तो पेरिस में है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पुट किया गया है कि भारतीय संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन डॉट डॉट किया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया गया है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा हम इस प्रश्न को डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा जो है माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर किया गया था। और इसके तहत देखा जाए तो आर्टिकल 263 का जोड़कर जो है भूतपूर्व राजाओं के प्रिविपर्स तथा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। और यदि हम आपसे कहें कि आर्टिकल 263 में क्या बताया गया है, तो अंतर्राज्यीय परिषद में बताया गया है, और इसी में का जोड़ा गया है, जिसके तहत आपने देखा कि प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों के उन्मूलन को जो है समाप्त कर दिया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, पहला जो विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन विकल्प में और भी कुछ दिए हुए हैं। तो दिया है कि 28 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया है, तो 28 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये कब हुआ था, तो 1972 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इसमें यह बताया गया था कि अधिकारियों के लिए विशेष विशेषाधिकारों को समाप्त कर संसद को उनकी सेवा शर्तें तय करने का अधिकार दिया गया था। और विकल्प में जो दिया है 30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिया है, तो ये कब हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। और इसमें जो है नागरिक अधिकारों के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं। और जो 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। और इसमें यह बताया गया था कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षा के अनुसार उनकी संतुष्टि के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें पूछा गया है कि जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। पहले विकल्प में है संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य,
संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और विकल्प डी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष दिया गया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग फटाफट जो है जवाब दें। देखिए, जब मेरा मूल भारतीय जो संविधान था, उस मूल भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस रूप में इंडिकेट किया गया था, वहीं आपको बताना था। तो पहली चीज तो आप लोग जान लीजिए कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था ना। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी जोड़ा गया था, और पंथ निरपेक्ष, और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अर्थात यहाँ पर जिस विकल्प में ये तीनों शब्द नहीं मिलेंगे, तीनों में से कोई एक शब्द नहीं मिलेगा, वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संघीय दिया है, और लोकतांत्रिक दिया है, और गणराज्य दिया है। चलिए, पहला विकल्प क्या सही है? दूसरा विकल्प में दिया है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना में पहली चीज तो संघीय शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है ना। चलिए, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष का भी देखो 1976 में किया गया है, अर्थात ये भी आपका आंसर नहीं होगा, और पहला विकल्प भी आंसर नहीं होगा, और यहाँ पर भी धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प जो भी है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, यही जो है आपका एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख भी पा रहे होंगे, तो आपसे पुट किया गया है प्रश्न की संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है कौन, आपको बताना है। लेकिन ध्यान से समझना है, किसका प्रधान पूछा गया है? तो राज्य का प्रधान, क्योंकि आपको यदि प्रश्न आ रहा है समझ में, तब भी उसको 1-2 बार पढ़ना है, और पढ़ने के फलस्वरूप आपको आंसर को रिप्लाई करना है। तो राज्य का प्रधान पूछा गया है, तो पहले विकल्प में दिया है अनुवांशिकी व्यक्ति होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, मनोनीत व्यक्ति होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। संसदीय सरकार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि जो है राज्य का प्रधान कौन होता है। बिल्कुल आप लोग आंसर बताएं कि क्या होगा। तो निर्वाचित प्रतिनिधि हो जाएगा, विकल्प जो भी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और आज हम ये भी कह सकते हैं कि आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, और आपको तेजी के साथ कमेंट करना है और राइट आंसर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति डॉट डॉट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपको बताना है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश दे सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों की सहमति देते हैं, और चौथा क्या दिया है, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। ये दिए गए हैं, और नीचे यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं। इन कूट में से आप सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, ये क्या क्या कर सकता है। पहली चीज तो यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा को भंग कर सकता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है, और लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश देता है। तो बिल्कुल ये गलत दिया गया है। ये चुनाव के लिए आदेश कौन देगा? तो जो निर्वाचन आयोग होता है, तो निर्वाचन आयोग ही इस कार्य को करता है। अर्थात जो दूसरा कूट था ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देता है। तो बिल्कुल यह भी कथन सही दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 111 के तहत जो है कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति ही उस विधेयकों पर अपनी क्या देता है, सहमति प्रदान करता है। तीसरा कूट सही दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट कूट की तरफ। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, बिल्कुल जो चौथा विकल्प है यह भी सही दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 100 जो 8 है, इसमें बताया गया है कि भारत की जो संसद होती है संयुक्त सत्र को संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। इस अकॉर्डिंग जो है मूल्यांकन किया जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को आज की इस श्रृंखला में
जितने भी टॉप 10 प्रश्नों को कराया गया है, सभी जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप जो है दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से पूछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।